मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एयर सेवा वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप द्वारा प्राप्त शिकायतों को निपटाने के लिए औसतन कितना समय लगता है और कुछ एयरलाइंस द्वारा शिकायत निवारण में अनावश्यक देरी भी हो जाती है। यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध में क्या कार्रवाई की गई है, वो माननीय मंत्री जी से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन सर, सबसे पहले मैं एयर सेवा की अगर बात करूं तो एयर सेवा की शुरुआत 2016 साल में की गई थी कि पैसेंजर्स के तहत एक इनिशिएटिव के साथ जिनके ग्रीवेंसेस हैं वो डायरेक्टली स्टेक होल्डर के पास ही ना जाएं, बल्कि मिनिस्ट्री भी उनके ग्रीवेंस एड्रेसल में वो सपोर्ट करके करे। इस भावना के साथ हमने नवंबर 2016 में ये एयर सेवा की शुरुआत हुई और एयर सेवा की 3 वर्जन्स भी हो चुके हैं। जैसे जैसे हमें पैसेंजर से फीडबैक मिलता गया तो इसको और बेहतर कैसे करें, इसके अलग अलग वर्जन्स, तो एयर सेवा 1.0, 2.0 और अभी 3.0 का मैकेनिज्म चल रहा है और इसमें काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स हमारे इन्वॉल्व हैं। जैसे एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स तो होंगे ही, उसके बावजूद भी DGCA जो हमारा सेफ्टी रेगुलेटर है, BCAS जो सिक्योरिटी रेगुलेटर है, इमिग्रेशन और अदर स्टेक होल्डर्स, हेलीकॉप्टर डिवीजन भी है, जिनके साथ भी इनके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और इसके संबंध में ये सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनके साथ, मंत्रालय के साथ, ये एयर सेवा के साथ एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट है और ये एग्रीमेंट इसी के लिए बनाया गया। जो प्रश्न भी उन्होंने आदरणीय सांसद जी ने पूछा कि कितने समय में होता है या फिर उसमें क्या कार्रवाई होती है, तो ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट एक बनता है ये सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। और जो भी विषय एयरलाइंस के संबंध में हो या एयरपोर्ट के संबंध में हो या इमिग्रेशन के संबंध में हो, जो भी विषय उठाया जाता है उस सब का हमने डिफाइन कर दिया है कि कितना समय में उन सबको हमें एड्रेस करना चाहिए। एक दो का अगर उदाहरण मैं दूं तो एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट हमारा DGCA के साथ अगर एयर वर्दीनेस के संबंध में है तो उसमें जाहिर किया हुआ है कि 15 डेज के अंदर इसको सुलझाना चाहिए। अगर पैसेंजर राइट्स की बात आती है और एयरलाइंस में डिलेस हो तो 1 दिन के अंदर, या फिर टिकटिंग या फेयर या रिफंड की है तो 15 डेज के अंदर। सो ग्रीवेंसेस जो भी एयर सेवा के तहत हमें आते हैं सब कुछ क्लियरली डिफाइंड है सर्विस लेवल एग्रीमेंट के हिसाब से कि इस एग्रीमेंट के हिसाब से आपके जो इस तरीके के ग्रीवेंस आएंगे तो इतने दिन में वो कर देना चाहिए। अगर वो कंप्लाई नहीं करते या वो टाइम लिमिट वो मेंटेन नहीं करते या वो ग्रीवेंस को उस दिन के अंदर वो एड्रेस नहीं करते तो मिनिस्ट्री उसके ऊपर इंक्वायरी करती है और तुरंत एक्शन भी लेती है कि क्यों नहीं किया, और उसके ऊपर वो स्टेक होल्डर्स को उनके साथ वो कंसल्टेशन में वो प्रोसेस होता है। सर सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान मयंक कुमार नायक जी। थैंक यू सभापति जी। सर, मैं उत्तरी गुजरात महसाना से आता हूं और पूरे उत्तर गुजरात और राजस्थान के सटे जिलों से मैंने पहले भी ये मांग की थी कि उड़ान योजना के अंतर्गत महसाना से बंबई का कोई प्लेन सेवा शुरू की जाए, मगर क्योंकि उत्तरी गुजरात में व्यापारी मथक है, वहां से टूरिज्म भी डेवलपमेंट है और राजस्थान के सटे जिलों से लोग बंबई में और बंबई से आगे भी रहते हैं, तो पूरे उत्तरी गुजरात को कनेक्ट करने के लिए हमको अहमदाबाद जाना पड़ता है। मेरा माननीय मंत्री जी से ये पूछना है कि उड़ान योजना के अंतर्गत अगर महसाना से मुंबई का एयरवेज शुरू की जाए तो आने वाले दिनों में एक टूरिज्म क्षेत्र में, और माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि जो टूरिज्म से देश में आमदनी और रोजगारी पैदा होती है तो उसके लिए ये एक बड़ा माध्यम होगा और एयर सेवा शुरू होने के कारण ये लोगों को रोजगारी भी मिलेगा। तो माननीय मंत्री जी ये पूछना है कि एयर सेवा ये कब तक शुरू हो सकती है। माननीय मंत्री जी। ऑनरेबल चेयरमैन सर, महसाना इज अवेलेबल इन दी उड़ान की जो स्कीम है उसमें महसाना भी अवेलेबल है, पर जो उड़ान की जो स्कीम की जो मूल भावना है कि जहाँ पे भी एयर स्ट्रिप्स है, ये जो पट्टी है हवाई पट्टी है, उसको हम किस तरह से हवाई अड्डा बनाकर वो सर्विस वहाँ से हम फैसिलिटेट करें। तो हवाई स्ट्रिप को हवाई अड्डे के लिए बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन की भी ज़रूरत है, जो हम राज्य सरकार से हम कंसल्ट करते हैं और अवेलेबिलिटी के हिसाब से
क्योंकि अगर एक तरह के एयरक्राफ्ट को चलना है तो मिनिमम उतना हमें एक रनवे की ज़रूरत है। अगर एयरबस चलना है तो करीब 2400 मीटर्स की, अगर ATR चलना है तो 1800 मीटर्स की मिनिमम हमारी एयर स्ट्रिप की रिक्वायरमेंट है। और एयर स्ट्रिप्स क्योंकि काफ़ी हद तक वो ब्रिटिश के समय वो सब बने हुए थे, कुछ 1 किलोमीटर तक ही हैं, 1000 मीटर तक ही हैं, तो उनको एक्सपैंड करने की बहुत ज़रूरत है। उड़ान डॉक्यूमेंट में ये लिस्ट किया गया कि मेहसाना हम डेवलप करेंगे, बट इसका एक और प्रोसेस है कि हम एयरलाइंस को भी बिड करने के लिए देते हैं ये रूट के लिए। अगर मेहसाना मुंबई की अगर डिमांड हो या मेहसाना अहमदाबाद या मेहसाना दिल्ली, तो कोई भी अगर एयरलाइंस बोलता है कि हम लोग यहाँ से वहाँ तक हम शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो हमें भी एक इनिशिएटिव मिल जाता है कि एयरलाइंस ऑलरेडी रेडी है तो हम उस हवाई पट्टे को भी डेवलप करें। तो एक एयरलाइंस को रेडी होना चाहिए, दूसरा राज्य सरकार को जमीन भी देना चाहिए कि उस हवाई पट्टे को हम हवाई अड्डा बनाने के लिए जमीन दें। थैंक यू सर। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान कार्तिकेय शर्मा जी। चेयरमैन सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो एयर सेवा पोर्टल है ये बहुत ही सराहनीय एक कदम है ताकि लोगों को जानकारी मिल सके, लेकिन क्योंकि सरकार की ऐसी नीतियां हैं कि बहुत सारे पहली बार एयर फ्लायर्स आए हैं जो पहली बार पैसेंजर्स यात्रा कर रहे हैं, तो उनके राइट्स को लेकर क्या कोई सरकार ने कदम उठाया है और प्रभुत्ता से वो राइट्स डिस्प्ले हो सकें, चाहे वो ऐप के माध्यम से या उनकी सीट के पीछे? क्योंकि एयर क्रूज को तो अपने राइट्स पता है, लेकिन बहुत सारे फर्स्ट टाइम फ्लायर्स हैं जिनको अपने राइट्स नहीं पता है और वो उनको भाषा का भी प्रॉब्लम रहती है। तो क्या उन लोगों के लिए कि उनके क्या अधिकार है, क्या वो पानी मांग सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं, उनको क्या टिकट रिफंड मिलेगा कि नहीं, इसके बारे में क्या सरकार की क्या नीति? धन्यवाद। चेयरमैन सर, सबसे पहले में तो मैं आदरणीय सांसद जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही अहम सवाल इन्होंने पूछा है, क्योंकि एयर सेवा एक ग्रीवेंस रिड्रेसल पोर्टल है कि अगर कभी किसी पैसेंजर को कोई असुविधा होती है या कोई ग्रीवेंस होता है तो उसके तहत वो कर सकते हैं। बट हमारे मंत्रालय से DGCA से हमने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स जो कार्स से जाना जाता है, तो कार्स ऑलरेडी बने हुए हैं जो पैसेंजर को अपने राइट्स बताते हैं। बट ये कार सारे बहुत ही टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स हैं और बहुत सारे पैसेंजर्स ये इनकी जानकारी नहीं होती। तो ये अहम सवाल उठता है कि हम कैसे अवेयर करें पैसेंजर्स को कि अपने राइट्स ये हैं, या कोई भी एक सिनारियो बनता है तो उस सिनारियो में या उस डिस्ट्रेस में या उस दिक्कत वाली सिचुएशन में उनको क्या क्या राइट्स अवेल कर सकते हैं वो पैसेंजर को। इसी के तहत DGCA ने जो कार बनाए हैं पैसेंजर्स के हिसाब से कि अगर डिले होता है तो पैसेंजर के राइट क्या है, अगर कैंसिलेशन होता है तो किस तरह से एयरलाइंस उनको रिफंड करना चाहिए, अगर डिले ओवरनाइट होता है या कुछ लंबे समय तक होता है तो उनको होटल अकोमोडेशन किस तरह प्रोवाइड करना चाहिए, ये सब ऑलरेडी लिस्टेड आउट कार्स में है। बट फॉर द सेम इनिशिएशन की इसको और पैसेंजर्स के पास हम पहुंचाए, हमारे मंत्रालय से हमने पैसेंजर चार्टर एक डॉक्यूमेंट अलग से जो पब्लिकली अवेलेबल है, इसको भी हमने बनाया है पैसेंजर चार्टर डॉक्यूमेंट। इसमें क्लियरली ये बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है। इस सदन के माध्यम से मैं देश की जनता को भी मैं बताना चाहूंगा जो एयर ट्रैवल से जुड़े हैं, और इसके बनाने का भी एक ही मकसद था कि जो कार है वो जनरली जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखा जाता है और पैसेंजर्स उसमें जाते नहीं है, तो ये इसके लिए बना है क्योंकि हमारे देश में काफी फर्स्ट टाइम फ्लायर्स भी है और फर्स्ट टाइम फ्लायर्स में वो एंग्जाइटी, वो नर्वसनेस भी रहता है। तो उनको अगर हम कार्स वो पहले से ही अगर बताएं, उनके राइट्स वो पहले से ही अगर बताएं, तो उनकी जो जर्नी है वो काफी हद तक रिलैक्स्ड हो सकती है। तो इसी में एक जो जिस तरह से कंटेंट्स हमने बनाए कि फ्लाइट डिले, फ्लाइट कैंसिलेशन, बोर्डिंग डिनाइड ड्यू टू ओवर बुकिंग या फ्लाइट डाइवर्शन भी हो, कैंसिलेशन चार्जेस, लॉस, डिलेड और डैमेज्ड बैगेज, में कुछ ही टॉपिक्स में पढ़ रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे चीजें और काफी कॉमन मैन को किस तरह समझाना है। सिनारियोस इसमें बने हुए हैं कि एक सिनारियो है, यू हैव चेक्ड इन ऑन टाइम बट द एयरलाइंस एक्सपेक्ट्स अ डिले ऑफ 2 hours और मोर, 3 hours और मोर, 4 hours और मोर, then what is your right? Your right is you must be offered free of charge meals and refreshments in relation to the waiting time. तो ना केवल कार को हमने दिखाया है, सिनारियोस भी हमने बना के एक्सप्लेन किया कि किस सिनारियो में आपको किस तरह के राइट्स अवेल कर सकते हैं। और हमारा प्रयास यही रहता है कि जो ये पैसेंजर चार्टर डॉक्यूमेंट है, हर कस्टमर, हर पैसेंजर ये एयर ट्रैवल करने से पहले इसको पढ़े और हमारी तरफ से जो भी कार में अपडेट करते रहते हैं उस कार के अपडेट्स को भी इस पैसेंजर इसमें भी अपडेट करके ये अपडेट करें। तो इस माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि इसके संबंध में ऑलरेडी मिनिस्ट्री ने अच्छा डॉक्यूमेंट बनाए हैं, ये जितना हो सके ये हम पैसेंजर्स को अवेयर करें, ये हमारी तरफ से एक प्रयास कंटिन्यूसली चलता रहेगा। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान संतोष कुमार पी।
Thank you, sir. Recently, on 6th of December, there was an order issued by the Civil Aviation Ministry to regulate the airfares. So, para number 1 speaks about the fare limit. This order will be applicable for travel till the fare stabilizes. So, what do you mean by the stable price in airfare? Number 1. 2. Will this order applicable Onam and other seasons also? Onam, Christmas and other seasons also? सर, ये एयरफेयर से संबंधित एक प्रश्न है. दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द एयरफेयर्स एंड स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट एयरफेयर्स, the surge in air prices that you see is generally because it is a deregulated sector when there is a mismatch in the demand and supply. When the demand becomes too high than the seats that you can supply in the market, that is when the airlines, with their models of the air pricing, they tend to rise, and that is why exactly the honourable member was also mentioned during Onam or during the festivals, not only in Kerala, but you observe this in North India during Diwali also. And when it comes back to this capping of prices, airfares during the 6th of December, we all are aware with the Indigo crisis that has happened, and we all know how much distress it has caused. And one major thing that has happened during that time is the capacity constraint at which Indian aviation was operating. Indigo being the major airline and their operations being curtailed, there was a huge disruption, huge cancellation of the regular flights that were there. So the capacity has come down. The seats that people can use to travel has come down. So generally, the other side of the trend would be the airfares would rise. That is exactly why we have to keep the cap, to keep the airfare at a very reasonable and affordable way. We have capped the prices. And regarding the other seasons that might come up, other times when the airfares might rise, the ministry is closely observing all these seasons. We are continuously engaging. We are continuously engaging with the stakeholders on this, and whenever there is a situation, whenever there might be a situation when this is there, we from the ministry are taking action, and I will give you other examples also. During Kumbh Mela we have done it, during Pahalgam incident we have done it, during COVID also we have done it. So whenever there might be a situation when the airfares might rise, the ministry is acting upon it and taking the necessary action. Fifth supplementary, Shriman Pramod Tiwari ji. मैं आभारी हूं आपका. माननीय मंत्री जी के जवाब से उपजा हुआ एक सवाल और एक सुझाव. इधर मोनोपोली की वजह से इंडिगो में पैसेंजर्स के साथ, अब मेंबर पार्लियामेंट यहां बोले ना बोले, पर इंडिगो का बर्ताव, उनके क्रू का बर्ताव, उनकी सर्विस का बर्ताव सामान्यता, चूंकि उनकी हिस्सेदारी बहुत ज्यादा हो गई, तो उसकी वजह से उनका बर्ताव उतना संतोषप्रद नहीं होता जितना होना चाहिए पैसेंजर के साथ. मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा आपसे, क्या एक एडवाइजरी जारी करेंगे सामान्य पैसेंजर के साथ, और जो सांसद अपनी पार्लियामेंट अटेंड करने या अपनी दायित्वों को सांसद लोग निर्वाहित करते हैं, उस समय उनका बर्ताव और स्वभाव थोड़ा बेहतर होगा, ये मैं कहना चाहता हूं. दूसरा, इसी से जुड़ा हुआ, जो चूंकि आपने जवाब दे दिया है, कि ये जो लूट होती है त्योहार पर, या अभी जब इंडिगो का क्राइसिस आई थी, तो दूसरे पैसेंजर से 5 गुना 6 गुना किराया था. 50-50, 60-60 हजार, 80,000. तो इस पर महाकुंभ के दौरान बेंगलोर से 65,000 रुपए का टिकट था. मैंने उठाया था सवाल. तो मैं आग्रह करूंगा, क्या आप नियंत्रित करेंगे इस किराए की लूट को, और बेहतर सेवा के लिए एक सर्कुलर जारी करेंगे आप इस कंपनी को जिसका नाम इंडिगो है? चेयरमैन सर, ये सवाल काफ़ी सांसदों के मन में भी रहा होगा और खास करके जनता में भी, और इसके संबंध में मैं इतना कहना चाहूँगा, एयरलाइंस की जो फ्रंटलाइन स्टाफ ही नहीं, एयरलाइंस पे आप एयरपोर्ट पे भी अगर देखेंगे या फिर एयर ट्रैवल के संबंध में अगर देखेंगे,
तो बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स है जिसमें जो इन्वॉल्व है एयर ट्रैवल में। आपके एयरलाइंस के स्टाफ हो गए, ग्राउंड हैंडलिंग के स्टाफ हो गए, बैगेज के संबंध में स्टाफ हुए, CISF जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट विंग है हमारे एयरपोर्ट में सेफ ऑपरेशंस के लिए। और हमारे तरफ से ये प्रयास रहता है कि जो भी टच पॉइंट्स है, एक पैसेंजर को जो भी टच पॉइंट्स यहाँ पे एयरपोर्ट पे होते हैं, CISF के साथ या फिर चेक इन काउंटर के पास या सिक्योरिटी गेट के पास, बोर्डिंग गेट के पास या एयरलाइंस के संबंध में हमारे यहाँ से प्रयास होता है कि हर चेक पॉइंट पे वो सब पैसेंजर को किस तरह से वो कम्युनिकेट करें, किस तरह से उनको रिलैक्स्ड मोड में एयर ट्रैवल तक चलाएं, ये सब हमारा प्रयास रहता है। और काफी हद तक ट्रेनिंग भी उसी संबंध में चलती है। और आपका जो जिस तरह से आपने सुझाव भी दिया है, डेफिनेटली हम उसी मैं कहना चाहता हूं कि हमारा ऑलरेडी एक प्रयास इसी संबंध में रहता है। अगर कोई स्पेसिफिक सिचुएशन ऐसा हुआ हो और कार्रवाई भी करते हैं, अगर कहीं पे ऐसा होता है कि सिचुएशन एग्रीवेटेड है किसी के बिहेवियर की वजह से या बात करने के तरीके के वजह से, तो डेफिनेटली हम उनके ऊपर एक्शन भी लेते हैं, क्योंकि हमारे इस संबंध में पैसेंजर्स को सही तरह ट्रीट करना चाहिए। ये सारे चेक पॉइंट्स पे होना चाहिए, सिर्फ एयरलाइंस की तरफ से ही नहीं, जितने भी चेक पॉइंट्स ओरिजिनेट होते हैं उन सबका होना चाहिए। और दूसरा विषय जो एयर फेयर्स के बारे में उठाया गया था, और ये भी मिनिस्ट्री बहुत सीरियसली इसको ले रही है। जो टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट हमारे DGCA में है, उसको भी और सशक्त करके और सारे रूट्स हम मॉनिटर कर रहे हैं। इंटरनेशनल रूट्स भी अब मॉनिटर करने का किया है, क्योंकि हम वो दबाव एयरलाइंस पे भी हम डालना चाहेंगे, लाना चाहेंगे कि इस तरह से जो अपॉर्चुनिटी से प्राइसिंग के सिचुएशंस कभी कभी जो बन जाते हैं वो ना हो। हमारी मिनिस्ट्री से पूरा इसके ऊपर ध्यान देते हुए हम एयर सेवा में भी एक स्पेसिफिकली हमने टैरिफ मॉनिटरिंग का भी एक सुविधा रखी है, ताकि अगर पैसेंजर किसी को लगता है कि ये प्राइस ये हद से ज्यादा है, ये इस समय में होना नहीं चाहिए, तो उसका स्क्रीनशॉट भी हमें भेज सकता है, तो हम जरूर उस पे ऊपर कार्रवाई करके एयरलाइंस के ऊपर भी एक्शन उसके ऊपर लेंगे। तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स हमने इस तरह के हमने बनाए।